हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं पहले। तो फर्स्ट कहता है, डज यूएन नीड अ रिफॉर्म? क्या यूएन के स्ट्रक्चर में, उसके काम करने के तरीके में किसी बदलाव की ज़रूरत है? प्रेजेंट सिनेरियो में क्या ये संस्था रेलिवेंट है? समझेंगे इसको। सेकेंड टॉपिक है G2। एक टर्म है G2, पूछ सकता है प्रीलिम्स में G2 क्या होता है। थर्ड है अपकमिंग सेंसस जो हमारा है वो कई मायने में फर्स्ट है। फिर जीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। देन 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूएस, इसको हाल ही में साइन किया गया है। इसके कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं है। सिक्स कहता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नए इंटरप्रिटेशंस आए हैं रिगार्डिंग आर्टिकल 19, 20, 21। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें है इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं, पुलिस हो गई, डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो वकीलों को, लॉयर्स को फोर्स नहीं कर सकती हैं अपनी क्लाइंट के बारे में जानकारी देने के लिए। देखिए इसमें 3 आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, 20 क्लॉज 3, 19 1G एंड आर्टिकल 21। समझते हैं। 20 क्लॉज 3 क्या आप जानते हो, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फंडामेंटल राइट है ये। 19 1G क्या कहता है, राइट टू प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशन। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कंपेलिंग अ लॉयर, किसी वकील को मजबूर करना, कंपेल करना, टू प्रेजुडिस हिज या हर ओन क्लाइंट विदाउट लेटर्स कंसेंट अमाउंट्स टू आउटरेज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ क्लाइंट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसका मतलब है कि बिना क्लाइंट के कंसेंट का, बिना उसकी जानकारी का आप उसके लॉयर को पकड़ लेते हो, उससे कोई इन्फो निकलवाते हो, वो इक्विवेलेंट होगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3 कहता क्या है, आप किसी व्यक्ति को अपने ही अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए, विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या इंश्योर करता है ये, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे लाई करता है, प्रोसिक्यूशन पर। यहाँ देखिए इसमें कहा गया है कि द एबिलिटी ऑफ लॉयर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट्स विदाउट फियर। किसका पार्ट है ये, अपने क्लाइंट की रक्षा करना बिना किसी खतरे का, बिना किसी डर का। ये किसका पार्ट है, आर्टिकल 19 1G, आर्टिकल 21 एंड वन मोर थिंग, एडवोकेट्स एक्ट 1961। पूछ सकता है एग्जाम में कि एबिलिटी ऑफ लॉयर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट्स विदाउट फियर, क्या ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है? तो है। एंड किससे गाइड होता है ये, आर्टिकल 19 1G, आर्टिकल 21 एंड एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो अल्टीमेटली क्या है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट, उसको तभी हम वेव कर सकते हैं, उसको बाईपास कर सकते हैं जबकि क्लाइंट का कंसेंट हमें, उसकी परमिशन हमें प्राप्त हो। तो हमने डिस्कस किया 3 आर्टिकल्स को, 20 क्लॉज 3, 19 1G एंड 21। आगे देखते हैं क्या कहता है, इंडिया एंड सुपर पावर्स। किसकी बात करी गई है इंडिया एंड सुपर पावर्स में, यूएस एंड चाइना। इसमें डिस्कस किया गया जिस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंड सोवियत के कोलैप्स होने से पहले क्या था, बाईपोलर ग्लोबल ऑर्डर था, जिसमें कि एक तरफ यूएस था, एक तरफ सोवियत था। बट उसको कंपेयर करते हैं अभी इस टाइम से, अभी क्या है, सिमिलरली एक बाईपोलर, 2 ध्रुवीय ग्लोबल ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यूएस एंड चाइना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भारत को यहाँ पर कैसे मैनेज करना चाहिए, इसको समझेंगे। इसी के संदर्भ में देखेंगे G2 क्या होता है, पूछ सकता है प्रीलिम्स में। फोकस करिएगा इस आर्टिकल पर। तो G2 क्या है, व्हाट इज दिस G2, ग्रुप ऑफ 2। किसके बारे में कहा गया, समझ चुके होंगे आप, यूएस एंड चाइना। क्यों कहा गया है, बिकॉज दीज 2 सुपर पावर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल एंड शेप द वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यहाँ देखते हैं। यूएस एंड चाइना स्ट्राइक बार्गेन्स, एग्रीमेंट करेंगे अपने साथ, ये डील करेंगे जिससे कि कोल्यूड, आपस में मेलजोल करेंगे, मैनेज द वर्ल्ड ऑन देयर ओन टर्म्स, अपने हिसाब से वर्ल्ड को ये हैंडल करने की कोशिश करेंगे। बट दिक्कत क्या है, इनके बीच में कंपटीशन इतना तगड़ा है कि कोऑपरेशन की संभावना नहीं है। तो चीज़ें डर्टी हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर हो गया, इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशंस हैं, डिफरेंट आइलैंड्स पे, कंट्रीज़ पे अपने मिलिट्री बेस को बनाना, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ को कंडक्ट करना। तो G2 जो है चर्चा में क्यों आया, देखिए इसका कंटेक्स्ट क्या कहता है। बुसान साउथ कोरिया, यहाँ पर एक सबमिट हुई थी, एक डील साइन करी गई है बिटवीन यूएस एंड चाइना। आप जानते हो दोनों कितने तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, बट यहाँ पर डील भी करते हैं, वो कन्फ्रंटेशन भी करते हैं, कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। इस डील में कहा गया है कि चाइना वुड डेफर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन रेयर अर्थ्स एंड इंक्रीज एग्री परचेजेस फ्रॉम यूएस। यूएस क्या करेगा, रिड्यूस टैरिफ ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स। तो हमने आई थिंक 2-3 डेज पहले डिस्कस किया था इस चीज़ को कि चाइना एंड यूएस, इनके जो रिलेशंस हैं वो हिस्टोरिकली एशिया के पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को डिसाइड करते आ रहे हैं।
एंड इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है। स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप थी, फिर दुश्मनी हो गई, फिर फ्रेंडशिप होती है अगेन, फिर इनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है जो अभी तक देखने को मिल रहा है। तो 29 अक्टूबर के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शिमेरिका चैलेंज। शिमेरिका चैलेंज आप देख सकते हो, उसमें हमने एक एक चीज़ों को बताया है कि इंडिया भी किस प्रकार से प्रभावित हुआ है यहाँ पर, और इंडिया ने वेव को ऑलरेडी मिस कर दिया है, मतलब ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने में उसका रोल बहुत कम रहा है। तो यहाँ पर डिस्कस करता है कि प्रेजेंटली इंडिया के लिए चैलेंज क्या है। तो देखो, मैनेज दिस अनस्टेबल यूएस चाइना डायनामिक्स इन द वे दैट हार्नेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद बीजिंग प्लस स्ट्रेंथेनिंग इट्स रिलेशंस विद यूएस। अगेन यहाँ पर कंसेप्ट आता है ट्रांजैक्शनलिज्म का, डिस्कस किया है हमने। यहाँ पर हमें रोमांटिसिज्म जैसे कि मोरल वैल्यूज है, फिलोसफी है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम जानते हैं हम ना तो यूएस को अवॉइड कर सकते हैं ना चाइना को, एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। तो दो जो कोर कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग चाइना वो क्या है, एडवेंचरिज्म ऑन बॉर्डर, आप जानते हो डिस्प्यूट चलते रहता है इंडिया चाइना का, वो क्लियर नहीं है। सेकंड कहता है चाइना पाकिस्तान नेक्सस, आप थर्ड देखो पेपर में दिया नहीं है बट हमने डिस्कस किया था कि यूएस भी जो है पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसको एज अ की टू वेस्ट एशिया, की टू मिडिल ईस्ट देखता है वो। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है अगर पाकिस्तान की बात करें, यूएस के नज़र में, चाइना के नज़र में, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के नज़र में पाकिस्तान का जो कद है काफ़ी इंक्रीज कर चुका है। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड। सिचुएशन तो काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर कहा गया है अगर हिस्टोरिकली बात की जाए, पहले भी क्या था, हमने देखा था कि सोवियत के कोलैप्स होने से पहले दो पोल्स थे, यूएस एंड रशिया। उस टाइम पे भी अदर कंट्रीज तो थी। तो वही कहता है कि इवन विद इन एन इमर्जिंग बाइपोलैरिटी, पहले भी था अभी भी है, जो अदर पावर्स होते हैं, यूरोप है, जापान है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनका भी रोल कम नहीं हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें इन कंट्रीज़ के साथ अपने इंगेजमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं हम, तो आप जानते हो चाइना की मोनोपोली है, इसको डिस्कस हमने बार बार किया है। बट ऐसा नहीं कि जापान में क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, हर जगह पर है। बट दिक्कत क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स तो देखो हर कंट्री में है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। बट जब बात आती है प्रोसेसिंग की, जैसे कि रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग है, गुड्स, फाइनल गुड्स है, ये सिस्टम जो बीच का होता है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। बट इसका देखो अल्टरनेटिव दिया गया है कि हम जापान से, ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों को मजबूत करें, शॉर्ट टर्म में ना सही, हमें लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा मिल सकता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब वहाँ भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इस प्रोसेसिंग की इमर्ज कर रही हैं। तो अभी तो डिपेंडेंट चाइना पर हम हैं, बट 5 साल में, 10 साल में अगर हम कोशिश करते रहे तो चाइना से डिपेंडेंस हम कम करके खुद को भी डेवलप कर सकते हैं, अदर कंट्रीज से, इंपॉर्टेंट ब्लॉक से रिश्ता अपना मजबूत कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत करना। देखो, हमने डिस्कस हमेशा किया इकोनॉमी में भी कि पैसा बाहर से आ रहा है, उससे डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट कब होती है, आपके पास जब ह्यूमन कैपिटल हो, स्किल्स हो उनके पास, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट स्कीम्स ले आई, सब्सिडीज़ ले आई, फ्रीबीज ले आई, उससे होता क्या है, सर्टेन डिमांड इंक्रीज हुआ, ठीक है, बट उससे कुछ फ़ायदा हमें नहीं मिलता लॉन्ग टर्म में। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके शिक्षा के स्तर में कोई सुधार तो नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट्स अपनी जगह है, इंगेजमेंट्स अपनी जगह है, बट हमें काम क्या करना है एक्चुअली, अपने इंटरनल सिस्टम को, अपने स्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है ताकि हम हर फ्रंट पे आगे बढ़ के काम कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंसस जो होने वाला है अपकमिंग, वो कई मायने में फर्स्ट है अपने आप में। इसको समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए, तो 5 ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण सेंसस 27 में जो होने वाला है वो हमारे लिए फर्स्ट है। देखो, पहला कहता है ऑनलाइन मोड ऑफ सेल्फ एनुमरेशन, जो पीपल लोग होंगे अपने आप को डिजिटली सेल्फ एनुमरेट कर सकते हैं, अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। सेकंड कहता है यूज़ ऑफ एआई टूल्स, ठीक है। थर्ड है मोबाइल के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना, डिजिटल डेटा कलेक्शन। फिर है एनुमरेशन ऑफ कास्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है एक टर्म दिया गया है जियो रेफरेंसिंग, मतलब किसी बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, डिजिटली उसको ऐड करेंगे मैप में, प्रिसाइजली उसका लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, ठीक है। हाँ देखिए, फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस है, ठीक है। फर्स्ट टू इन्यूमरेट कास्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आप जानते हो कि 1951 से क्या था, एससीज को, एसटीज को हम सेंसस में इंक्लूड करते हैं, बट अदर जो कास्ट हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट भारत में कास्ट को इन्यूमरेट किया जाएगा। यहाँ देखो एक नाम दिया गया है, अभी एक प्री टेस्ट चल रहा है, समझ लो कि एक पायलट प्रोग्राम चल रहा है
इसमें ना कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछे जाएंगे, तो आपको बस जानना इतना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं करना है, बट देखो टीवी का एक्सेस है कि नहीं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, एक ध्यान में रख लो, पूछ सकता है प्रीलिम्स में। यहाँ देखो इंटायर जो वर्कआउट ये हो रहा है दैट विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस, 2 फेज में होगा। पहला HLO क्या होता है, देखो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, पक्की बिल्डिंग है, झोपड़पट्टी है, कैसी है, एंड दीज क्वेश्चंस इनको आस्क किया जाएगा। आप बस देख लें जैसे कि बाथरूम है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, ठीक है। तो इतना बस जानना है यहाँ पर कि किन कारणों से सेंसस 27 में जो होने वाला है वो हमारे लिए फर्स्ट है, पहला देखा हमने ऑनलाइन मोड ऑफ एनुमरेशन, दूसरा जियो रेफरेंसिंग, थर्ड है यूज ऑफ AI टूल्स, फोर्थ मोबाइल के थ्रू डाटा कलेक्शन, फिफ्थ है एनुमरेशन ऑफ ऑल कास्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड। अब देखते हैं डी कोडिंग इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP, किस चीज़ की बात हो रही है। तो जो मंत्री साहब हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है इंडिया $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी नेक्स्ट 20 से 25 सालों में। इसको समझेंगे हम कि ऐसा हो सकता है एंड कंपेयर करेंगे, कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। तो व्हाट इज GDP, क्या होता है, अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर प्रोड्यूस करी जा रही हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में, क्या दर्शाता है वो, साइज ऑफ इकोनॉमी। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पहला है यूएस के बारे में कहता है हमारा क्या है, हम जोड़ते हैं फिनेंशियल ईयर में GDP, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। यहाँ पे यूएस में क्या होता है, कैलेंडर ईयर, दिसंबर टू दिसंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो एक कंपैरिजन किया गया है कि अगर हम बात करें 2024 की, 23 से 24 की बात करते हैं, तो इंडिया की GDP क्या थी, $3.9 ट्रिलियन। उसको इसने कंपेयर किया है कैलिफोर्निया की GDP से, एक स्टेट है सिर्फ यूएस का, इसका कितना है 4.1 ट्रिलियन डॉलर। तो सोचो कितने पीछे हैं हम। इस डेटा को आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कहता है कि हाउ GDP को जोड़ते कैसे हैं हम, तो हम इकोनॉमिक्स का प्रोसीजर नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कुछ बेसिक चीज़ों को। देखिए ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो एक कंट्री की GDP जो होती है उसको हम डॉलर के टर्म्स में चेंज करते हैं ऑब्वियसली, ताकि समानता बनी रहे, कंपेयर करने में आसानी हो। तो अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया GDP उसको रुपीज़ में हम जोड़ते हैं अपने देश में, उसको डॉलर्स में कैसे चेंज करेंगे, देखिए उसको डिवाइड कर देंगे हम डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट से। पूछ सकता है, सिंपल सा एक लाइन दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे यहाँ पर कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी में जो उसकी GDP जोड़ी गई है उसको चेंज करना है डॉलर में, तो GDP का वैल्यू अपॉन जो एक्सचेंज रेट है उसको डाल देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे कंपैरिजन की, ध्यान दीजिएगा सेकंड फैक्ट है, तो हम नॉमिनल GDP की बात करते हैं, इसको भी स्टार मार्क करिए। पहला क्या देखा हमने, यूएस का क्या है, दिसंबर टू दिसंबर है, कैलेंडर ईयर। सेकंड देखा हमने, जो हम अगर बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हम डॉलर्स की बात करते हैं, चेंज कैसे करेंगे देखा। चलो फिर कहता है इन सभी मामलों में नॉमिनल GDP यूज होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लो इस साल का हमको नॉमिनल GDP निकालना है, हम सिंपली क्या करेंगे, गुड्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्राइस से, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक टेक्निकल बात की गई है कि अगर हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 20 से 25 साल के बाद $30 ट्रिलियन की हो जाएगी, तो इस प्रोजेक्शन के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हमारा नॉमिनल GDP, समझा हमने। सेकंड है एक्सचेंज रेट क्या रहती है या फिर क्या है। देखो कहता है कि बोथ मैटर बिकॉज सेम नॉमिनल GDP अगर हम बात करें 330 ट्रिलियन रुपीस की 2024 में कुड बी कन्वर्टेड टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इफ एक्सचेंज रेट जो था वो 2014 के सेम रहता। मतलब क्या है, GDP के प्रोजेक्शन में सिर्फ वैल्यू ही नहीं काम आती है, एक्सचेंज रेट क्या है हमारा, इस पर डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू किस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर शो होगी। देखो पहले क्या था, 65 रुपीज़ था, ठीक है, $1 का, अब कितना हो गया 84 रुपीज़, तो काफ़ी गिर गया है वैल्यू इसका। इसलिए कहता है कि अगर 24 की हम बात करें इस टाइम पे, अगर एक्सचेंज रेट 2014 के बराबर में होता तो हम इसी साल में 5 ट्रिलियन वाले इसको मार्क को रीच कर जाते। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि GDP प्रोजेक्शन में अगर ग्लोबल स्तर की बात करें तो क्या एक्सचेंज रेट अपना कोई रोल प्ले करता है, तो इसका आंसर होगा यस। एक टर्म दिया गया है CAGR, देखिए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। देखो GDP क्या है, इस साल में इतना है, इस साल में इतना है, तो ग्रोथ रेट क्या है एक्चुअली, इसको बोलेंगे हम CAGR। अब यहाँ देखिए प्रीलिम्स के लिए एक और डेटा दिया गया है, यहाँ देखो CAGR की बात करें
तो नॉमिनल जीडीपी में 10.3%, वाइल CAGR ऑफ रूपी डिप्रेसिएशन 3.08। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी जिस स्तर से बढ़ रही है उससे तेजी से क्या हो रहा है, रूपी की वैल्यू गिर रही है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को कि ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी हो जाएगी, उसमें सिर्फ वैल्यू नहीं होता जीडीपी का, उसमें एक्सचेंज रेट भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए इसमें डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। यूएन ने हाल ही में अपना 88th एनिवर्सरी मनाया, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पर राइज होता है, यहाँ देखिएगा कि डज यूएन फिट फॉर द पर्पस ऑफ 21st सेंचुरी, क्या रेलिवेंट है। रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम इज अर्जेंट एंड ओवरड्यू। देखो एक स्टेटमेंट दी गई है, यूएन को बनाया क्यों गया था, प्राइमरली वॉर्स को एंड करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, नॉट टू फीड हंग्री वाइल लुकिंग द अदर वे एज कंफ्लिक्ट रेवेज नेशंस। इसमें कहा गया है कि यूएन को हमने क्यों बनाया था, पीस को मेंटेन करने के लिए, वॉर को ख़त्म करने के लिए, बट करेंटली क्या हो गया है, इसने अपने रोल को सीमित कर लिया है सिर्फ सहायता प्रदान करने में, एड्स देने में। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो कारण है, सपोज करो कहीं पे वॉर हुआ, क्राइसिस आ गई, तो जो कारण है क्राइसिस का आप उसको तो रोक नहीं रहे हो, आप क्राइसिस होने के बाद क्या करते हो, विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपका जो मिशन था, आप काम ठीक है अच्छा कर रहे हो, बट जो मिशन था आपका, आप उसमें फेलवर साबित हो रहे हो। देखिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 डिफरेंट कंट्रीज़ ने बोला कि अब अपने कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम वॉर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बर्बादी हुई थी। हम क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर वॉर तक बात पहुँचे ही ना, हम डिप्लोमेटिकली डेमोक्रेटिकली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यूएन का उद्देश्य तो यही था, बट अभी देखो यूएस की बात करो, डिफरेंट अदर कंट्रीज़ की बात करो, वो यहाँ पर जाना ही नहीं चाहते हैं, अपने खुद में ही पीस एग्रीमेंट्स कर ले रहे हैं, उसको तोड़ भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ओनली 43 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट अटेंडेड दिस ईयर सेशन। सोचो कितने मेंबर्स हैं और कितने प्रेजेंट थे। अब यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, रीफॉर्म या रप्चर, किसके बारे में, यूएन के बारे में। किसने कहा था, इसके सेक्रेटरी जनरल ने, अंटोनियो गुटेरेस ने 2023 के भीतर। तो काफ़ी पहले से चर्चा में चल रहा है। अब देखो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि लोग कह तो रहे हैं कि रिफॉर्म करना है, बट ट्रेजिकली दोज कॉलिंग फॉर रिफॉर्म हैव नो क्लू रिफॉर्म क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल यूएन के बनने के बेस में ही कमी है, फ्लॉ है। वो क्या है, पहला कहता है कि आप कहते हो 1 नेशन 1 वोट, हम सबको इक्वल चांस देंगे, हम डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, बट अगेन आप कंसेप्ट लाते हो वीटो पावर का। जानते हो यूएन की मोस्ट पावर संस्था कौन सी है, यूएनएससी। उसमें 5 मेंबर्स ऐसे होते हैं, आपको बताना कमेंट सेक्शन में कौन से हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पावर दी गई है वीटो करने की, किसी भी रेजोल्यूशन को वो खारिज कर सकते हैं। मतलब कहना यहाँ पेश आ रहा है कि आपने जब 1 वोट 1 नेशन की बात करी तो वीटो को आप क्यों लेकर के आ गए, इसका क्या उद्देश्य था। फिर तो बात वही होगी, जो पावरफुल कंट्री है वो स्मॉलर कंट्रीज के बात को सामने आने ही नहीं देगी। तो मेंस के पेपर में पूछता है, अगर आप लिख सकते हो कि वन ऑफ द कॉजेज क्या है इसके डिक्लाइन के, इसका फ्लॉड सिस्टम। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर कहा गया है, फ्रैंकली अगर बोला जाए तो यूएन जो है बियॉन्ड रिफॉर्म है, रिफॉर्म करने की जो लिमिट थी खत्म हो चुकी है। क्योंकि एग्जाम्पल दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है, जो कंट्रीज दैट डू नॉट अकॉर्ड ह्यूमन राइट्स टू सिटीजन सिट ऑन द ह्यूमन राइट्स कमिटी एंड दोज कंट्रीज दैट ऑपरेस विमेन ऑक्यूपाई विमेन राइट कमिटी पोजीशन। अब देखो इसको हम रिलेट करेंगे, मतलब जस्टिफाई करेंगे एक स्टेटमेंट से। एक नाम दिया गया है लीग ऑफ नेशंस, वो क्या है, पूर्वज है, प्रेडिसेसर है किसका, यूएन का। इसको एस्टेब्लिश किया गया था आई थिंक 1920s में। तो इसका भी गोल क्या था, ग्लोबल कोऑपरेशन, पीस को मेंटेन करना। बट यहाँ पर ये वर्ल्ड वार 2 को नहीं रोक पाया, अपने मिशन में ये फेल हो गया। एंड धीरे धीरे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज थी, जापान हो गया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, उन्होंने इस लीग को छोड़ना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली इसकी रेलेवेंस समाप्त हो गई। तो क्या यूएन जो हमारा है इसी रास्ते पर आगे बढ़ चला है। जब हमने लीग ऑफ नेशंस को ठुकरा दिया तो क्या यूएस को भी छोड़ करके कोई नया सिस्टम बनाना सही नहीं है, इस पर चर्चा करनी होगी, हमें सोचना होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वही कहा गया है कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर चर्चा करनी होगी, हमें विचार करना होगा कि यूएन क्या रेलिवेंट है, क्या उसको ख़त्म करना सही नहीं है, क्या कोई नया सिस्टम लाना ज़रूरी है। ठीक है, आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो लास्ट न्यूज़ है ये, इसमें इंडिया यूएस ने साइन करा है डिफेंस टाइज को बूस्ट करने के लिए एक पैक्ट। इसमें सिंपल चीज़ों को देखेंगे हम, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें एक ही चीज़ें ज़रूरी है, 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क। पूछ सकता है एग्जाम प्रीलिम्स में कि किस कंट्री के साथ भारत ने 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है, तो यूएस। अब यहाँ देखिए इसका ऑफिशियल नाम क्या दिया गया है,
फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। इसका उद्देश्य क्या है? फ्री, ओपन, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड, एक यूनानिमस इस पे लॉ बने, ठीक है। इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। अब देखो इसके एरियाज क्या क्या होंगे? लैंड, मैरीटाइम, एयर, स्पेस, साइबर स्पेस। तो इस टॉपिक में देखो इतना ही जानना था, आगे देखते हैं। लास्टली एक शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। आभार ऑनलाइन स्टोर, क्या है ये? तो बेसिकली जो हैंडलूम वीवर्स होते हैं, जो एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो कुछ सामान बनाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, शोकेस करने के लिए इस ऑनलाइन स्टोर को बनाया गया है। इसको रेलवेज जो है वो सपोर्ट करने की बात करता है। तो हमने क्या समझा आज कि पहला देखा हमने कि यूएन के बारे में कि क्या इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, नहीं है, क्या होना चाहिए। सेकंड, G2 क्या होता है। थर्ड, सेंसस जो आने वाला है वो कई मायनों में फर्स्ट क्यों है। फिर समझा हमने कि जीडीपी अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की कि इस साल में इतना हो जाएगा, ग्लोबल स्तर की बात करें तो वहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिर हमने देखा 19, 20, 21 आर्टिकल्स का नए कुछ मीनिंग्स को इसमें ऐड किया गया है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दिया गया है। धन्यवाद।